हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मौर्य वंश से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और साथ ही जो भी इनसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकेंगे हम उन्हें भी देखेंगे, जो कि हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला प्रश्न बनता है वो है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। दोस्तों, चाणक्य का अन्य नाम जो था वो विष्णुगुप्त भी था। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही में इनको वात्स्यायन के नाम से भी जाना जाता है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, वात्स्यायन के नाम से भी जाना जाता है। अब जो इनका ये नाम विष्णुगुप्त है ना, वो विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में ये इसी नाम का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अशोक का रुक्मिणीदेयी स्तंभ संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है यहाँ पे बताना है। अशोक का जो रुक्मिणीदेयी स्तंभ है दोस्तों, वो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड अगर हम पॉइंट देखें तो ये जो रुक्मिणीदेयी स्तंभ है वो नेपाल में स्थित है और इसमें दर्शाया गया है कि अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थल की यात्रा की थी और इस क्षेत्र में जो निवास करने वाले जो भी लोग थे उनके करों को कम किया था। ठीक है, तो ये रुक्मिणीदेयी स्तंभ से ही हमें पता चलता है। और जो भी रुक्मिणीदेयी पे जो लिपि खुदी हुई है ना, वो गाइज ब्राह्मी लिपि है। तो ये सब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद रखेंगे कि यहाँ पे ब्राह्मी लिपि से यहाँ पे खुदी हुई है। ठीक है, एक और प्रश्न बनता है यहाँ पे कि जो ब्राह्मी लिपि होती है ना, वो बाएं से दाएं की ओर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। अब हमारे यहाँ पे अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो आप सभी को पता होगा कि अशोक थे जिन्होंने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। यहाँ पे उत्तराधिकारियों में से एक था सुसीम और उत्तराधिकारियों का युद्ध हुआ यहाँ पे। कब हुआ था ये? 274 से 270 ईसा पूर्व में हुआ था और इसी समय इनकी मृत्यु मतलब हत्या की गई अशोक के द्वारा और फिर मगध साम्राज्य का राजा अशोक बन गए। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावली की प्रिंस से की जाती है। मैकियावली की प्रिंस की जो तुलना की जाती है वो कौटिल्य की अर्थशास्त्र से की जाती है। कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त, जिन्हें हमने अभी अभी अपने पहले प्रश्न में देखा और इनको वात्स्यायन नाम से भी जानते हैं। तो अर्थशास्त्र जो है ना गाइज, वो यहाँ पे राजनीति से संबंधित है। ठीक है, राजनीति से ये संबंधित है और साथ में इसमें मौर्य काल तथा मौर्योत्तर काल की भी जानकारी मिलती है। तो प्रश्न ये भी बनता है कि जो अर्थशास्त्र है वो किससे संबंधित है। तो आप याद रखेंगे कि ये राजनीति से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न बनता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की तरफ से सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी की संज्ञा थी। तो गाइज जो इस लक्षणाध्यक्ष होते थे वही सिक्के ढलवाने की अधिकारी थे और इनके द्वारा सिक्कों को जारी भी किया जाता था। साथ ही अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र में 26 तरह के अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से लक्षणाध्यक्ष सिक्के को जारी करते थे, साथ ही ये टकसाल विभाग के प्रमुख भी होते थे। अब यहाँ पे एक और ये बनता है गाइज कि रूपदर्शक, थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो रूपदर्शक मुद्राओं की शुद्धता की जाँच करते थे। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये भी प्रश्न बना है एग्ज़ाम में। अगला है हमारा प्रश्न, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो ये शब्द का प्रयोग किया गया है ना, वो किया गया है मुद्रा राक्षस में। ठीक है, मुद्रा राक्षस में ही इनके लिए वृषल शब्द का यूज़ किया गया है, यानी कि ये निम्न कुल से थे। और साथ ही अगर हम बात करें ब्राह्मण साहित्य की, तो ब्राह्मण साहित्य के द्वारा ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो एक शूद्र थे। ठीक है, और जो बौद्ध और जैन ग्रंथ है उनके द्वारा माना जाता है कि ये क्षत्रिय थे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें आगे तो
ये जो मुद्रा राक्षस है वो किसके द्वारा रचित है? विशाखदत्त के द्वारा रचित है। और अभी हमने देखा कि जो चाणक्य का नाम है विष्णुगुप्त, वो भी विशाखदत्त में ही वर्णित मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानपेदसी था? अब इसका मतलब क्या होता है? देवों के प्रिय। तो ये अशोक थे, इन्हीं का नाम था देवानप्रिय। पुराणों में इनको अशोक वर्धन कहा गया है और मस्की अभिलेख से ये पता चलता है कि देवनामप्रिय और अशोक दोनों एक ही हैं, ठीक है। और जो मस्की है वो कर्नाटक के रायचूर में स्थित है, ठीक है। मस्की कहाँ स्थित है? कर्नाटक के रायचूर में। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? यहाँ पे प्राचीनतम राजवंश तो ये मौर्य वंशी हैं। अगर हम बात करें कि जो इसका टाइम पीरियड था वो क्या था, तो 320 से 185 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड था दोस्तों, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पे मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था, तो दोस्तों वो नंद वंश था। धनानंद को ही हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए, और इसकी राजधानी भी हम जान लेते हैं, ये पाटलिपुत्रा इसकी राजधानी थी, ठीक है। अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? तो जो अशोक का द्वादश यानी 12वां अभिलेख है दोस्तों, वो धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित है। अब नेक्स्ट प्रश्न अगर हम देखें यहाँ पे, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो ये तो बहुत कॉमन सा प्रश्न है, बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था। और कलिंग युद्ध की चर्चा जो मिलती है ना, वो 13वां यहाँ पे 13वें अभिलेख में मिलती है और यहीं से उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने की थी। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी, बिंदुसार के टाइम में भी और अशोका, तीनों के टाइम में इन्होंने मार्गदर्शन किया था। अब आगे देखते हैं हम लोग, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो ये बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है, यूनेस्को के द्वारा। और ये कब किया गया था? ये किया गया था 1989 में। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे कि इसे 1989 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त उपवास शब्दावली निम्नलिखित में से किस ओर संकेत करती है? तो जो उपवास शब्दावली होती थी वो मेनली यहाँ पे यूज हो जाता काश्तकार या किसानों के लिए, काश्तकार और किसानों के लिए ये होता था। और इसका वर्णन जो किया है वो अर्थशास्त्र में किया गया है और साथ ही अर्थशास्त्र को 5 भागों में बांटा गया है, 15 भागों में बांटा गया है, आप ये याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्ति की थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, दक्कन में विजय प्राप्त किया था। और जो यूनानी लेखक हैं जस्टिन, वो क्या कहते हैं ना कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने अपनी 6 लाख सेना के द्वारा भारत को पूरी तरह से रौंद दिया था। तो ये यूनानी लेखक जस्टिन के द्वारा कहा गया था। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज के द्वारा यहाँ पे जो विभाजित किया गया है वो 7 श्रेणियों में किया गया है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे और इनकी जो पुस्तक है वो इंडिका है, ठीक है। इंडिका में ही उन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का भारतीय समाज था उसको 7 भागों में बांटा है। और इंडिका प्रशासनिक क्षेत्र से इसके प्रशासनिक नगर प्रशासन से जुड़ा हुआ एक पुस्तक है जो कि मेगास्थनीज ने लिखा था।
अगला है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना आप सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। और अभी हमने इसका टाइम पीरियड भी देखा कि ये 380 से लेके 185 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। और इन्हें जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनको भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, भारत का मुक्तिदाता। अब इन्हें भारत का मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ना यूनानियों को भारत से भगाया था। ठीक है, यूनानियों को पराजय करके उनको भारत से भगाया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, भारत का मुक्तिदाता। इन्होंने धनानंद को पराजित किया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और धनानंद जो थे दोस्तों, ये भी याद रखेंगे कि वो सिकंदर के समकालीन थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो वो कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य ही थे जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। और वे श्रवण बेलगोला चले गए थे। ठीक है, श्रवण बेलगोला चले गए थे किसके साथ, भद्रबाहु के साथ चले गए थे। ये श्रवण बेलगोला कहाँ पे स्थित है, कर्नाटका में ये स्थित है। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। इस मुद्रा का नाम दोस्तों पर्ण था। पर्ण था इसका नाम, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था। चलिए नेक्स्ट हम अगर देखें यहाँ पे, निम्नांकित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो यहाँ पे मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है, अजातशत्रु नहीं है। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है, ये हर्यक वंश से संबंधित है। ठीक है, और बिंबिसार इनके पिता थे। और इनको जो हर्यक वंश है उसको एक पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी वंश हुए उन्होंने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को हासिल किया था। साथ ही अगर अजातशत्रु के बारे में एक दो पॉइंट और देखें तो इसका दूसरा नाम कुड़िक था। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। अशोक का उत्तराधिकारी जो था वो कुणाल था। अब हम अगर बात करें कि जो मौर्य साम्राज्य था उसके अंतिम शासक की बात करें तो वो बृहद्रथ थे। ठीक है, बृहद्रथ थे। और बृहद्रथ की हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इनकी हत्या की गई और फिर शुंग वंश की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है। तो अभी अभी हमने देखा कि मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं। और इसी में कौटिल्य का नाम जो है वो विष्णुगुप्त बताया गया है। और साथ ही इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का यूज किया गया है। और साथ ही ये एक संस्कृत नाटक है, आप ये याद रखेंगे। विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस ये मानती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो निम्न कुल से संबंधित हैं। अब यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, विशाखदत्त की प्राचीन नाट्य जो है मुद्रा राक्षस, उसकी विषय वस्तु क्या थी। तो जो इसकी विजय वस्तु थी, चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो हम सभी को पता है कि मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है। अभी अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। ऑब्वियसली चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इन्होंने इसे जीता था और पहले शासक थे जिन्होंने दक्षिण पे यहाँ पे विजय प्राप्त की थी। अच्छा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही मेगास्थनीज आए थे और इन्होंने इंडिका लिखा था। उनकी एक यात्रा वृतांत थी जिसमें कि उन्होंने यहाँ पे नगर प्रशासन की चर्चा की थी। चलिए अब हम आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ना गाइज, वो सी हो जाएगा, पाटलिपुत्रा में अशोक के शिलालेख नहीं है। चलिए
अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र का लेखक किसका समकालीन था। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बता सकते हैं किसके वो थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे वो, विक्रमादित्य नहीं, ये गुप्त जो शासक थे वो हैं ये। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे और उन्हीं के सहायता से यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ऐसा माना जाता है कि धनानंद ने चाणक्य की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी थी। उसके बाद उन्होंने प्रण लिया था कि मतलब किसी भी तरह से इनका साम्राज्य को वो नष्ट करेंगे। तो उन्होंने चंद्रगुप्त को पूरी तरह से यहाँ पे शिक्षित किया और जो भी इनका जो साम्राज्य था उनमें पराजित करके और यहाँ पे अपना स्थापना किया वंश का। अच्छा, एक बार हम देख लेते हैं कि जो क्रम है ना वंश का वो कैसे है। तो सबसे पहले आता है हर्यक वंश, फिर आता है यहाँ शिशुनाग वंश, फिर आता है नंद वंश और फिर मौर्य साम्राज्य। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे आता है शुंग वंश। ठीक है, चलिए, तो ये क्रम आप याद रखेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न बनता है यहाँ पे, नंद वंश के पश्चात मगध वंश पर किस राज्यवंश ने शासन किया। तो हमने अभी भी देखा कि नंद वंश को ही पराजित करके यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई, नींव रखी गई। तो धनानंद थे नंद वंश के अंतिम शासक और चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था। तो जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था यहाँ पे वो तक्षशिला था। तक्षशिला गांधार देश की राजधानी भी थी और यहाँ पे जो थे चाणक्य यहाँ पे गुरु थे। ठीक है, और साथ ही ये हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों के लिए था। इसके अलावा यहीं पे जो जीवक है ना दोस्तों, जीवक कौन है, जीवक एक वैद्य थे जो कि बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार कौन है, हर्यक वंश के संस्थापक। बिंबिसार के समय में ये बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे और इन्हीं को बिंबिसार ने गौतम बुद्ध की सेवा के लिए भी भेजा था। तो इन्होंने भी तक्षशिला से ही अपनी शिक्षा को प्राप्त किया था। तो ये भी याद रखिएगा आप पॉइंट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। यहाँ पे मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है और इसमें नगर प्रशासन की चर्चा की गई है। चलिए, जो मेगास्थनीज थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे भारत और ये सेल्यूकस निकेटर के दूत थे। सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने ही। ठीक है, और फिर उसके बाद जो सेल्यूकस निकेटर हैं उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। वहीं से माना जाता है कि जो ईरानियन कला का जो यहाँ पे भारत में आया था इस तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो विशाखदत्त की जो पुस्तक है, क्या नाम है, मुद्रा राक्षस, उसमें इनकी चर्चा की गई है। ब्रिसल शब्द का इनके लिए यूज किया गया है इसमें। तो गाइज़ आज हम लोग इसके 30 प्रश्नों को देखे, उसके साथ ही हमने और भी इसके अदर पॉइंट्स को भी देखे। तो लगभग 60 से 70 प्रश्न तो हमने अभी कंप्लीट कर ही लिए होंगे। तो आगे के जो क्लासेस होंगी उसमें भी हम इसके बारे में एक और लाएंगे जिसमें कि हम पूरा कंप्लीट इसका करवा देंगे। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।